गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे आपको दिखाने जा रहे हैं न्यू टॉपिक दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन। सो जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा इस हफ्ते कि 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दी है। ठीक है, सो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है इंटीरियम रिपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे या फिर नहीं भी किए जाएंगे, तो इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो 15वां फाइनेंस कमीशन जो है बेसिकली ईयर 2021-22 से लेके 2025-26 तक जो है इसकी रिकमेंडेशंस इंडिया में लागू होंगी। तो इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं कि बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन जो सेट किया गया था वो 2020-21 यानी कि जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए शुरू किया गया था। बट देन कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें जैसे पोस्टपोन हुई है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी 1 साल तक पोस्टपोन हो गई है, वैसे ही ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करने का पीरियड 1 साल पोस्टपोन कर दिया गया है। सो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस कमीशन इन जनरल क्या करता है और 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं जो प्रेसिडेंट को उन्होंने सबमिट करी है। सो इसके साथ साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये वीडियो जो है यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई, बैंकिंग और सीडीएस इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो करंट अफेयर्स है, रनिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होना था। तो ये जो एक करंट नॉलेज होती है प्री मेंस या फिर इंटरव्यू में तो पूछ ही ली जाती है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरबीआई ग्रेड बी या सीडीएस। ठीक है, क्यों पूछ लिया जाता है ये आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो फाइनेंस कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान ने इंडिया के अंदर कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होती हैं जो अपना तय किया हुआ काम करती हैं और ये काम संविधान ने तय किया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान ने तय किया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करेगी जो भी इसको उस आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है। और ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 281। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, नहीं तो इंटरव्यू में ही कोई पूछ लेता है कि आर्टिकल 281 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन इन जनरल है, चाहे ये 15th फाइनेंस कमीशन है या इससे पहले भी जितने फाइनेंस कमीशन आए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या काम दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है कि आपको क्या क्या करना है, तो ये डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है? नेट टैक्स प्रोसीड, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टोटल टैक्स कलेक्शन होती है ना, उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पास नहीं रखता है, उसको वो कुछ पार्ट अपने पास रखता है, कुछ पार्ट स्टेट्स को भी दे देता है। ठीक है ना, क्योंकि आप जीएसटी को ही ले लो, जीएसटी जैसे टैक्स चेंज ने बहुत सारे टैक्सेस जो है अपने अंदर सबमर्ज कर दिए। कई सारे टैक्स लगते थे इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको जीएसटी के पिछले वीडियो में भी बताया कि इंडिया में इस टाइप के टैक्सेस लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन अब वो जीएसटी के अंदर कवर हो गए। ठीक है ना, आप देखते हो कोई भी चीज खरीदते हो ना, अगर आपको बिल मिलता है ना तो उसमें 2 आइटम्स लिखी होती हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी का क्या मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी काटा है उसके ऊपर, और सीजीएसटी का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना जीएसटी काटा है। ठीक है ना, अब आप इस चीज को ध्यान से देखो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट के अंदर ज्यादातर चीजों के ऊपर जो भी जीएसटी के अंदर बताया गया है अपना जीएसटी काटती है। तो वो लगभग स्टेट जीएसटी के इक्वली होता है, 50-50% होता है। जैसे मान लो अगर 20 रुपए टोटल जीएसटी लगा है ना, तो 10 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 10 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो कि वो 10 रुपए जो सेंट्रल जीएसटी है, अगर वो हर स्टेट के अंदर से कलेक्ट करेगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी जब लगाया था ना तो भी उसने बोला था कि मैं आपको कंपनसेट करने के लिए ग्रांट और बहुत सारी चीजें, जैसे ये नेट टैक्स प्रोसीड है, मतलब मेरे पास जो टोटल टैक्स कलेक्शन आएगी ना उसका एक बड़ा पार्ट अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया करूंगा। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी के ऊपर बहुत सारे स्टेट्स ने अपनी हाँ बोल दी थी कि ठीक है हमारा नुकसान तो होगा, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट लगाते हैं वो सेंटर लगाने लग जाएगा, लेकिन सेंटर हमें उसके बदले में हर साल जो नेट टैक्स प्रोसीड में से जो फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है
कि टैक्स कलेक्शन का इतना पैसा स्टेट में बांटो और इतना सेंटर के पास रखो, वो बढ़ा देगा, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। सो बेसिकली इसका मेन काम क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जितने नेट टैक्स कलेक्शन की है उसका कितना पार्ट यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा और कितना स्टेट्स में डिवाइड किया जाना है। सबसे पहला काम फाइनेंस कमीशन का ये होता है, और इसके ऊपर उसने सिर्फ रिकमेंडेशन देनी होती है प्रेसिडेंट को। उस रिकमेंडेशन को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ये बात की बात है, बट जब से फाइनेंस कमीशन माना गया है, क्योंकि ये बनाया गया है 1955 से, तब से लेके ये जो है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ही मानी जाती हैं, ठीक है। सेकंड काम क्या है इसका कि बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल द सेंटर इज सपोज टू गिव ग्रांट्स इन एड। अभी तक हम बात कर रहे थे नेट टैक्स प्रोसीड की, कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका कितना पार्ट स्टेट लेंगे और कितना पार्ट सेंटर लेंगे। अब बात हो रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स की बात हो रही है, कि ग्रांट जो होती है ना वो टैक्स कलेक्शन का पार्ट है, वो नहीं हम बोल रहे हैं, वो तो देना ही देना है। उसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट देती है, अनुदान देती है, हिंदी में अनुदान बोलते हैं। अनुदान मतलब एक तरह का दान ही समझ लो। तो वो किस स्टेट को कितना दिया जाना है वो फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करेगा। थर्ड उसका काम क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति, इसको कोई भी एक मुद्दा दे दे कि आप इस मुद्दे के ऊपर सोच के बताइए जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंडिया के पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो उसके ऊपर भी फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन दे देता है। तो ये जो कोई अदर मैटर जो होते हैं ना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में डाल देते हैं। जैसे हर फाइनेंस कमीशन को सेट करने के साथ साथ उसको कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी जाती है। उसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहता है आप इन मुद्दों के ऊपर भी अपना एनालिसिस करके डेटा ला के और अपनी रिकमेंडेशन मुझे दो, ठीक है। मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी वो बात की बात है, तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चला जाता है, ठीक है। सो फाइनेंस कमीशन इन जनरल क्या होता है उसकी थोड़ी सी नॉलेज देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन का टेन्योर मतलब टाइम पीरियड 5 साल का होता है, जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेट करता है। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है NK सिंह, नंद किशोर सिंह, ठीक है। सो ये पहले MP थे और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, जो कि एक IAS ऑफिसर की हाईएस्ट लेवल की पोजीशन होती है, ठीक है। सो नंद किशोर सिंह यानी कि वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी। इसमें एक चेयरमैन होता है जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा 4 मेंबर और होते हैं, तो टोटल 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। सो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, उसके अंदर ये काम करती है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो, सारी की सारी रिकमेंडेशन जो देगा फाइनेंस कमीशन वो सारी फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, बट जनरली मान ही लेते हैं। सो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया में सेटअप किया गया था 1951 में, सॉरी 1955 बोला था मैंने, एक्चुअली 1951 में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो सेटअप किया गया था फॉर 5 years, और KC नियोगी जो थे उसके चेयरमैन थे, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन 1952 से लेके फिर 1957 तक की थी। 5 years की रिकमेंडेशन हुई, तो 1952 से स्टार्ट हुई, 1957 पे जाके खत्म हुई, ठीक है। सो आगे देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक तो टैक्स कितना डिवाइड करना है सेंटर और स्टेट के बीच में, और बाकी जो स्टेट का पोर्शन है उसे अलग अलग स्टेट्स में कैसे डिवाइड करना है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांट देगी। उसके अलावा जो मैंने आपको बोला था ना कि प्रेसिडेंट कोई और मुद्दे दे सकता है, तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती है। तो इस बार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनेंस कमीशन को दी गई हैं वो कौन कौन सी है कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप दे। कंसोलिडेशन मतलब इंडिया में फिस्कल मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए, यानी कि पहले से बेटर कैसे की जाए, और गवर्नमेंट के जो डेब्ट है यानी कि जो कर्जे हैं और जो घाटे हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, नंबर 2 पे ये। फिर उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ है वो इंडिया में कैसे लाई जाए। इंक्लूसिव ग्रोथ एक टर्म ना इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। 2011 के बजट में पहली बार ये बोला गया था इंक्लूसिव ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। उसका मतलब क्या है, आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो समानता लाने का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जब GDP की ग्रोथ हो रही है, अभी तो फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, बट एनीवेज इन जनरल जब GDP की ग्रोथ हो रही है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो उस प्रोडक्शन के अंदर सोसाइटी के सारे सेक्शंस का, वीकर सेक्शंस का
और स्ट्रॉन्ग सेक्शन का सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसका फायदा भी सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ मतलब जिसमें सारे इंक्लूडेड हैं, सब लोग उस ग्रोथ को अचीव करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग उस ग्रोथ का बेनिफिट भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर नेक्स्ट एक अलग से इंक्लूसिव ग्रोथ पे वीडियो बनानी बाकी है, अभी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी अगले हफ्ते। सो नेक्स्ट है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो होती है ना, अलग अलग स्टेट में अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है, ये भी एक इकोनॉमी की टर्म है, आपने सुना होगा राजकोषीय घाटा, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। सो उसका एक पार्ट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं राजस्व, बेसिकली टैक्स। तो टैक्स का जो घाटा है अलग अलग स्टेट्स को हो रहा है, जैसे अभी कोरोना के टाइम पीरियड में हुआ है, और इसके ऊपर जीएसटी की बहुत सारी काउंसिल्स भी बैठ रही हैं, उसका जो कंक्लूजन नहीं निकला अभी तक। तो उस डेफिसिट के बदले में जो टैक्स कलेक्शन का घाटा हो रहा है अलग अलग स्टेट्स को, उसके बदले में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से कोई ग्रांट देने की जरूरत है या नहीं, तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। लास्ट इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीसी, जीएसटी का इम्पैक्ट जो है वो स्टेट टैक्स कलेक्शन पे कितना पड़ा है, ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी पे कितना पड़ा है। और उसके अलावा जो जीएसटी लगाते टाइम गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि जो अलग अलग स्टेट्स को टैक्स की कमी आएगी उसके ऊपर जो कॉम्पनसेट करेगी, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा पार्ट स्टेट में डिवाइड करेगी अगले 5 सालों तक, तो उसके ऊपर क्या इसकी प्रोवाइड करने की जरूरत है या उससे ज्यादा या कम जो भी है उसके ऊपर। तो ये 5 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, यानी कि विचारार्थ विषय, कि फाइनेंस कमीशन जब भी अपनी रिकमेंडेशन देगा तो इन 5 चीजों को ध्यान में रख के देगा, क्योंकि ये 5 जो हैं इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी कंडीशंस हैं जो कंसीडर करनी जरूरी है। ठीक है। सो नेट टैक्स प्रोसीड क्या होता है? नेट टैक्स प्रोसीड यानी कि टोटल टैक्स कलेक्शन जो है, नेट टैक्स कलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो की है, यूनियन गवर्नमेंट ने करी है, उसको डिवाइड कैसे करते हैं। उसको डिवाइड करने के लिए इकोनॉमिक्स में 2 टर्म्स यूज होती हैं, वर्टिकल डेवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन वर्ड जो होता है ना, वो फाइनेंस कमीशन किसके लिए यूज करता है कि टोटल टैक्स कलेक्शन का कितना हिस्सा स्टेट्स के लिए रखा जाए और कितना सेंटर को दिया जाए। स्टेट्स के लिए रखा जाए मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट को कलेक्टिवली, मतलब एक एक स्टेट को नहीं, वो बाद में सोचेंगे। पहले तो जैसे 100 रुपए हैं, अगर हम सोचें कि 100 रुपए में से 40 रुपए हैं जो बाकी के सारे स्टेट्स में बांट दो और 60 रुपए सेंटर को दे दो, तो इस तरह से जो 40 रुपए है ना वो बाकी के जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड अ वर्टिकल डेवोल्यूशन। यहाँ पे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज नहीं है। यूनियन टेरिटरीज जो है वो सेंटर के अंदर ही होती है। ठीक है। सेकेंड है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि स्टेट के शेयर, जैसे मान लो अभी हमने सोचा था ना कि 100 में से 60 रुपए सेंटर को दे दो और 40 रुपए स्टेट्स को दे दो, वो 40 रुपए में से कितना रुपए किस स्टेट को देने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 40 के 40 रुपए किसी एक स्टेट को दे देंगे, इंडिया के इतने सारे स्टेट्स हैं अपने पास। ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं इंडिया के। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन भी है आपका जीके का कि आज की डेट में इंडिया के टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या है कि स्टेट का शेयर जो है 40 रुपए, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताए थे, उस 40 रुपए को बाकी के इंडिया के स्टेट्स के रूप में कैसे बांटा जाना चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं कि एक एक रुपया सबको दे दिया जाएगा, क्योंकि कोई तो स्टेट इंडिया का बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है। हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि सबके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट ऑलरेडी रिच है उसको पैसा कम दिया जाए, जो स्टेट थोड़ा सा ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा पैसा दिया जाए। ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। वर्टिकल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में डिफरेंस पता चल गया। अब चलिए आगे जाके देखते हैं। तो ये है 15th फाइनेंस कमीशन ने जो बताया है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो टैक्स कलेक्शन हुई है, टोटल टैक्स कलेक्शन यूनियन गवर्नमेंट की, उसको इस तरीके से डिवाइड करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका 59% हो और स्टेट गवर्नमेंट के पास 41%। ठीक है। तो वही हो गया जैसे मैंने बोला था, 100 रुपए में से अभी 40 नहीं 41 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। मतलब ऑल सारे स्टेट्स को इकट्ठा मिला के उनके लिए जो फंड रखा गया वो 41 रुपए है और 59 रुपए 59 रुपीज जो है वो सेंटर के लिए रखे गए। ठीक है। तो सेंटर तो एनीवेज एक ही है, वो 59% का यूज करेगा। उस 41% को आगे स्टेट्स में कैसे डिवाइड करना है
यानी कि उस 41 रुपए को कैसे 41 रुपीज को हम बाकी के सारे स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। वो हम अब आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहले आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखा रही हूँ। जैसे यूपीएससी का शौक है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का, और स्टेट पीसीएस भी, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी, उसमें वो ये पूछ लेते हैं कि पिछले फाइनेंस कमीशन जो हैं वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि फाइनेंस कमीशन जो है टोटल नेट टैक्स प्रोसीड का कितना पार्ट जो है वो सेंटर के पास जा रहा है, तो क्या वो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, कभी बढ़ता कभी घटता है। तो ये उनके ऑप्शंस होते हैं। तो आप ये देखो 11th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था कि स्टेट को जो है 29.5 रुपीज दे दो आउट ऑफ 100 रुपीज, ठीक है। सो 70.5 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी। उसके बाद फिर 12th फाइनेंस कमीशन आया, उसने बोला कि 30.5 रुपीज जो हैं वो दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को। फिर 13th फाइनेंस कमीशन आया, उसने 32 कर दिए। अब यहाँ तक बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42 कर दिए, यानी कि 11th फाइनेंस कमीशन से लेके 14th फाइनेंस कमीशन तक जो स्टेट का जो शेयर है आउट ऑफ दैट नेट टैक्स प्रोसीड डिविजिबल पूल वो बढ़ते जा रहा है। 29.5 से 14th फाइनेंस कमीशन तक आते आते 42 हो गया। लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है 41, अभी लागू नहीं हुआ है, रेकमेंड किया है, इसीलिए स्टार लगा है। तो उसने क्या बोला है कि बेसिकली 42 ही रखा गया है, बट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट था अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। सो बेसिकली जो है सेंटर को ही उसके ऊपर अब पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो 41% जो पहले 42% का जो पार्ट अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड होता था, अभी इफेक्टिवली उतना ही होगा, क्योंकि एक स्टेट रिड्यूस हो गया है, इसलिए 1% कम कर दिया, ठीक है। सो ये उनका फाइनेंस कमीशन का तर्क है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि रेकमेंडेशन है, अभी लागू नहीं हुई है, बट आपको ये ग्राफ ध्यान में रखना है कि पिछले 11th फाइनेंस कमीशन से लेके 14th फाइनेंस कमीशन तक ये जो स्टेट का शेयर है वो बढ़ता ही है, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन का क्या मतलब होता है कि स्टेट का जो शेयर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 41% है, वो 41% को अलग अलग स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड किया जाना है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है। तो हर स्टेट को कैसे मिलेगा, जैसे मान लो 41 रुपीज हमने कंसीडर किए थे ना, अभी वो 41 रुपीज को आप 100% के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं कि 41% वो 41 रुपीज में से 2.5% जो है वो हम टैक्स एफर्ट के लिए रख लेंगे। अच्छा, ये मैं स्टेट्स के बीच में डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ये मैं अलग अलग कंडीशंस रख रही हूँ, ठीक है, अलग अलग एक फंड बना के रख रही हूँ। जैसे मैंने ये पिरामिड बनाया ना, मान लो आपने पैसे अपने इसी तरीके से रखने हैं। सबसे ऊपर जो 2.5% है उस 41 का, वो आप टैक्स एफर्ट में डालेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड बाद में करेंगे, पहले वो फंड इतना एलोकेट कर देते हैं अलग अलग टर्म्स को। 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 12.5% जो है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के पास जाएगा, 15% पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, 15% एरिया, और 45% जो है वो इनकम डिस्टेंस पे जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाती हूँ। पहले आप ये समझ लो कि 100 रुपए हैं आपके पास, तो 100 रुपए को आपने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि इसका जैसे आप अपना बजट बनाते हो ना घर का, कि मेरी टोटल सैलरी है 10,000, तो उसमें से 25% जो है वो मैं डाल दूंगा अपने फ्यूचर सेविंग के लिए, 10% छोटे ब्रदर की पढ़ाई के लिए, 20% घर का खर्चा, रेंट एंड फर्नीचर, बिजली का खर्चा, जो भी वेरिएबल जो कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से ही इसको डिवाइड करके अलग अलग सब्जेक्ट्स में रख दिया गया, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं इसको एक्चुअल डिवाइड कैसे करते हैं। पहले उसी को ही मैंने रिप्रेजेंट किया है एक पाई चार्ट के रूप में, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा और डिटेल में। 2.5% जो है वो टैक्स एफिशिएंसी, 10% जो है दैट इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 12.5% जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया, नो इट इज एक्चुअली 15% इज द एरिया, 12.5% इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। 15% पॉपुलेशन, किसी भी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा, यानी कि जो टोटल फंड मिला है सेंटर की तरफ से उसका 15% जो है वो हम पॉपुलेशन क्राइटेरिया के अंडर रखेंगे। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसे उस 15% में से ज्यादा पैसे दे देंगे, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उसे इस 15% में से ही कम पैसे देंगे। एंड लास्ट वन 45% इज इनकम डिस्टेंस। तो आगे जाके, क्योंकि मैंने पाई चार्ट में इस तरीके से बताया कि आपको एक आइडिया हो जाए,
कि 100 में से जब 12.5% कटता है तो वो कैसे दिखता है। इट इज़ लाइक कटिंग द स्लाइस ऑफ केक। इसके साथ ही मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रही हूँ। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, ये मैंने जो लास्ट स्लाइड में दिखाया है वही है, सेम टू सेम कॉपी है उसी की, ठीक है। 45% जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था इनकम डिस्टेंस, वो 45% यहाँ पे ग्रे कलर में दिखा दिया है। दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक है। तो ये जो है राइट साइड पे बना हुआ है ना, वो कंपैरिजन है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने कैसे डिवाइड किया था। 14th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने 4 ही क्राइटेरिया लिए थे कि इन 4 क्राइटेरिया के बेस पे उन्होंने उस जो सेंटर ने स्टेट के लिए जो फंड दिए थे 42% उसको डिवाइड कर दिया था। अब ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 2 चीजें और जोड़ी हैं, ठीक है। 2 चीजें कौन कौन सी जोड़ी हैं उसने, अगर आप 14 और 15 को देखो तो सेम क्या है, इनकम डिस्टेंस दोनों में था, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी दोनों में था। 15th फाइनेंस कमीशन ने 10% डाल दिया, 14th ने 7.5 डाल दिया। उसके बाद एरिया जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने 15% जो है ज्योग्राफिकल एरिया को है जो फंड दिया था, 15% ही 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया था। अब 14th फाइनेंस कमीशन ने 27.5% जो है वो पॉपुलेशन को दे दिया, ठीक है। तो 27.5% में से उन्होंने क्या किया, 17.5% जो है वो अकॉर्डिंग टू 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया था इसी 27.5% को, और 10% बाय दी 2011 पॉपुलेशन को, ठीक है। लेकिन जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन वाला जो फंड है 15%, वो डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर है तो भी अगर वीडियो को एक बार वापस से देखेंगे तो डाउट निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि 45% इनकम डिस्टेंस है। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इनकम डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो, इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस कि मान लो कोई इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच पर कैपिटा इनकम वाला, पर कैपिटा जीडीपी वाला स्टेट है इंडिया में, ठीक है। तो उसकी इनकम एनीवेज बहुत ज़्यादा है, उसको तो बहुत कम पैसे दिए जाने चाहिए इस 45% में से। और जो स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है, जिसकी पर कैपिटा जीडीपी बहुत कम है, यानी कि वो स्टेट जो है हाई पर कैपिटा जीडीपी वाले स्टेट से उसकी पर कैपिटा जीडीपी जो इनकम है दैट इज़ वेरी लेस। इन दोनों के बीच में इनकम का जो डिस्टेंस है ना, यानी कि जिस स्टेट की इनकम जितनी कम है उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिस स्टेट की इनकम जो है, मान लो कोई एक स्टेट है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी पर कैपिटा जीडीपी जो है, पर कैपिटा जीडीपी जो है दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका 100 है, ठीक है। ऐसा स्टेट मान लेते हैं 100 है, इसको केरला मान लेते हैं जिसकी 100 है। अब कोई एक स्टेट है पंजाब जिसकी है 80, ठीक है, पर जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 80 है, ठीक है। और ये कितने सालों के लिए है, 2015-16 से लेके 2017-18, ये इन 3 सालों के बीच में जो है, यानी कि 15-16, 16-17 और 17-18, 3 फाइनेंस जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर्स, उनके बीच में पंजाब की 80 है, केरला की 100 है। तो पंजाब का डिस्टेंस जो है केरला की स्टेट जीडीपी से केवल 20 का है, 20 यूनिट्स का है। और दूसरी तरफ बिहार है जिसकी 45 है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 45 है, और 100 रुपीज केरला की है। तो वो केरला से कितने डिस्टेंस पे है, 55 के डिस्टेंस पे है। अब यानी कि पंजाब जो है केरला के बहुत क्लोज है और बिहार जो है बहुत दूर है। तो यानी कि बिहार के अंदर जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को बढ़ाना चाहते हो तो वहां पे खर्चा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों पे और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारी पब्लिक है, उनको स्किल देने पड़ेंगे, जो शायद अभी एक टाइम का खाना भी मुश्किल से खा पा रहे हैं, उनको कमाई का जरिया देना है तो उसको उनको कुछ स्किल्स देने होंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम देने होंगे, मनरेगा वगैरह पे वहां पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना। तो बिहार का डिस्टेंस 55 है, तो इस 45% में से बिहार को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। और क्योंकि पंजाब का डिस्टेंस केवल 20 यूनिट्स है, तो इस 45% में से पंजाब को बहुत कम पैसा दिया जाएगा। अब क्योंकि बिहार का 55 है, पंजाब का 20 है, तो बिहार का इनकम डिस्टेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली पंजाब से कहीं ज्यादा पैसा बिहार में दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये इनकम डिस्टेंस का सिनारियो है। ठीक है, सो ये मैं आपको बता रही हूँ लास्ट क्या हुआ था, पिछले उसका जो है थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने जो है 17.93 जो है टोटल डिविजिबल पूल में से यूपी को दिया था। ठीक है, यूपी का लार्जेस्ट है और इस बार भी यूपी का ही लार्जेस्ट बन रहा है, क्योंकि यूपी का जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो इनकम डिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा बन रहा है। मैंने एग्जांपल में बिहार दिखाया है, पर बिहार भी यूपी के आसपास ही। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल डिविजिबल पूल एक बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है, ऑलमोस्ट 18% जो है वो यूपी के पास जा रहा है, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। सो द डेवोल्यूशन फॉर ऑल स्टेट 2021 जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अभी चल रहा है, जो टोटल डेवोल्यूशन है यानी कि टोटल 42% है, वो क्या बना है 8,55,176 करोड़ रुपए। इतना जो है, मैंने यहाँ पे करोड़ नहीं लगाया, आई एम सॉरी, बट 8,55,000 तो नहीं हो सकता है, 8,55,176 करोड़ रुपए जो है वो स्टेट के फंड में आए हैं। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। 2011 के हिसाब से जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको उतना पैसा ज्यादा दिया जाएगा। 15% टू एरिया, जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी ये बड़े बड़े स्टेट हैं, तो क्योंकि इनका एरिया ज़्यादा है तो इन पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये 45% में से उनको उतना ही ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। अब ये 12.5 जो है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि 1971 में आपकी पॉपुलेशन कुछ थी, मान लो 100 थी, अब आपकी पॉपुलेशन 70 है, यानी कि आपने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है ना। अगर उस वक्त ग्रोथ रेट 100 थी, इस वक्त 70 है, यानी कि आपने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को 30% रिड्यूस कर दिया है। तो जितना आपने 1971 से लेके 2011 के बीच में जितना आपने अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा कंट्रोल कर पाए हो, जितना आपकी फर्टिलिटी रेशो कम है, फर्टिलिटी रेशो का मतलब होता है कि एक औरत एवरेज अपनी लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, उसको फर्टिलिटी रेशो बोलते हैं। हर स्टेट की अलग होती है, किसी स्टेट में 3 है, किसी स्टेट में 1.5। 1.5 का मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 बच्चों को जन्म देती है, इसका मतलब ये है कि 2 औरतें 3 बच्चों को एवरेज जन्म देती हैं। ठीक है, सो ये जिस स्टेट की जितनी लो फर्टिलिटी रेशो रही है 1971 से लेके अब तक, उसको उतना ज़्यादा पैसा दे दिया जाएगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का ये मतलब होता है कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अच्छी भूमिका निभाई है, आप अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उस वजह से आपको ये दिया जा रहा है 12.5%। ठीक है, वो भी स्टेट टू स्टेट है, जिसने बहुत कम जो है रिड्यूस किया है उसको तो बिल्कुल ही कम मिलेगा। 2.5% का मतलब है टैक्स एफर्ट। इसका मतलब ये है कि आप जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी कलेक्शन अपनी कितनी पॉपुलेशन से कितनी कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो वो भी एक तरीका होता है। जैसे कुछ स्टेट जो हैं वो पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा के बैठे हैं, कुछ स्टेट कम लगा के बैठे हैं, वो भी एक टैक्स एफिशिएंसी का एक क्राइटेरिया बन जाता है ना, कि आप कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके कर पा रहे हो। और अगर मान लो पेट्रोल जैसी चीज़ है, पेट्रोल तो खैर नहीं, कोई और चीज़ है जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो आप इतने अच्छे से जीएसटी लगा रहे हो, तो मान लो 20 रुपये जीएसटी लगाया है, 18 रुपये जीएसटी की एक स्लैब है, 18 रुपये जीएसटी है सपोज, जैसे दिल्ली का ही लगा लो, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो क्या है कि हर बच्चे की जितनी एडमिशन है ऑनलाइन बैच के अंदर जब होती है या ऑफलाइन बैच के अंदर भी, तो 18% जीएसटी होता है। ठीक है, सो 18% जीएसटी में से भी 9% स्टेट को जाएगा, 9% सेंटर को जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे पा रहे हो, तो उसका भी एक आपको जैसे बोल लो ना कि उसका भी आपको एक बोनस दिया जा रहा है कि आपने इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दिया है। अब ये 2.5% जो है वो आपकी टैक्स एफिशिएंसी को देख के दिया जा रहा है। 2.5% बहुत कम होता है, पर जब बात लाखों करोड़ों की होती है तो 2.5% बहुत ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 17.93% ही आपका इतना ज़्यादा बन गया, तो 2.5% भी बहुत ज़्यादा करोड़ों में ही बनेगा। और उसका जो शेयर है, जितनी अच्छी किसी गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, उसको उतना ज़्यादा मिलेगा। फिर 10.5% है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं हर स्टेट के अंदर होते हैं ना, तो डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं आपके स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया के बहुत बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई करके बैठे होते हैं ना। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि हर स्टेट में जो जो टोटल इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है
उसका जितना ज़्यादा पार्ट आपके स्टेट में कवर हो रहा है, आपको उस 10.0% में से उतना ही ज़्यादा जो है टैक्स कलेक्शन का पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो इंडिया का जैसे बोल रहे हैं ओवरऑल एवरेज 18 to 20% के बीच में एरिया फॉरेस्ट कलेक्शन है, फॉरेस्ट के अंडर ऑक्यूपाइड है। तो अगर आपका अगर 2% जो है वो आपके स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, तो 10% हो गया ना, 20% में से 10% तो आपके स्टेट में ही हो गया। तो इस 10% में से उस हिसाब से आपको और ज़्यादा ग्रांट नहीं ये जो बोलते हैं फंड मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ कि 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि हर स्टेट जो है इस तरीके से हर स्टेट को आप अपने जो टैक्स कलेक्शन का पार्ट देते हो इस तरीके से डिवाइड करो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट अभी तक सबमिट हुई है। इसके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगा, इसी चैनल के ऊपर मैं अपडेट करूंगी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप फुल वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो आप ये वेबसाइट है www.rankcracker.co.in, यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द वेबसाइट, एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडियन इकोनॉमी है, CBSE नेट का एग्जाम है, एनवायरमेंट फंडामेंटल्स है, फिर उसके बाद RBI ग्रेड बी है, एंड देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड नाबार्ड। सो ये सारे जो वीडियो कोर्सेज हैं इस वेबसाइट के ऊपर पड़े हैं। सो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक एज मिल जाता है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दे दिए जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि आजकल का टाइम पीरियड ही ऐसा है कि आप कोचिंग में नहीं जा पाओगे, तो घर बैठे इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। काफ़ी लो प्राइस पे बहुत हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा फाइनेंशियल, जैसा कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो जो है ये वीकेंड तक ही मिल जाएगा। आई एम क्रिएटिंग ऑन इट। उसके अलावा आप अगर चाहते हो इस चैनल के ऊपर और कोई वीडियो आपको किसी और टॉपिक पे दिए जाए तो यू कैन ऑलवेज पुट इन अ कमेंट बॉक्स। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसमें क्या बातें ऐड करना चाह रहे थे, क्या रिड्यूस करना चाह रहे थे, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।